नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है इस नए करंट अफेयर के चैनल में जिसका नाम है द करंट अफेयर शो। आई होप आप सब अच्छे, खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि यहाँ आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लिखिए। मैं उस पर गौर करूँगा। तो चलिए, आज का मोटिवेशन नहीं है क्योंकि मोटिवेशन कोट आपके लिए ये है आज का कि अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है अपने गोल पर पहुंचने के लिए तो प्लीज़ वो गोल नहीं है। तो प्लीज़ अपना मोटिवेशन जो है अपने अंदर रखिए। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम दृढ़ है, निश्चित है कि मुझे ये हासिल करना होगा और मैं कर रहूँगा, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट डैश पासेस अवे। हाल फिलहाल में कल इनकी मृत्यु हुई है। इनका नाम है तारिक फ़तेह। आई होप आपने इन सबको टीवी पर काफ़ी बार देखा होगा। इंडिया की तारीफ़ करते हुए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये इंडियन जो मुस्लिम्स है उन पर काफ़ी टिप्पणी करते थे, इंडियन गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, लेकिन एज अ इंडिया के इन अ गुड वे ये इंडिया को जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की तारीफ़ ज़्यादा करते थे। तो 73 साल की उम्र में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। ये 1987 में इमिग्रेट हुए थे पाकिस्तान से कनाडा, और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी काम कर चुके थे, जर्नलिस्ट थे एंड टीवी होस्ट भी थे। इनकी बहुत सारी बुक पब्लिश हुई हैं, जैसे फेमस चेजिंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, और द ज्यू इज़ नॉट माई एनिमी, अनवीलिंग द मिथ दैट फ्यूल मुस्लिम्स एंटी सिमिटिज्म। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु टुक ओथ एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये एक्स प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशन पर हम थोड़ी आज बात करना चाहेंगे कि इंडिया का बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है, क्या क्या पास्ट में हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये रहा बांग्लादेश, और बांग्लादेश से सटी हमारे बांग्लादेश जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश के साथ हम जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, वो है जो 4096.7 किलोमीटर, 96.7 किलोमीटर, इतने किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं। जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट जो वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम एंड वेस्ट बंगाल। प्राइम मिनिस्टर हो जाती हैं शेख हसीना। प्रेसिडेंट जो अभी बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। करेंसी टाका और कैपिटल ढाका। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की रिसेंटली फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये साइंड हुआ था 2018 में। इंडिया जो है ये सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से बातीपुर यहाँ पर रिफाइंड डीजल सेंड करेगा सिलीगुड़ी से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से परबातीपुर ये पड़ता है बांग्लादेश में। यहाँ पर ये इंडिया रिफाइंड पेट्रोल जो है वो सेंड करेगा बांग्लादेश को।
ये पूरी सप्लाई ये पूरा हो जाता है। ये 5 किलोमीटर इंडिया में है और 126.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में। पूरी टोटल जो पाइपलाइन की लेंथ है वो 131.5 किलोमीटर की है। ऐसा है इंडिया के, जैसे आप देख सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडिया की दो बड़ी नदियों में आती हैं और ये बांग्लादेश की लाइफलाइन के तौर पर भी हम कह सकते हैं। ये आप जान सकते हैं बेस्ट बे ऑफ बंगाल में जो भारत की जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तो ये बांग्लादेश के थ्रू होके जाती है। अब गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्रा का जमुना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ डिस्प्यूट्स भारत के बांग्लादेश के साथ हैं जिसको निपटारा करने के लिए 1996 में सबसे पहले गंगा वाटर ट्रीटी ये लाई, जिसमें जो ब्रह्मपुत्रा है और जो गंगा है उसका पानी कुछ हिस्सा जो है बांग्लादेश यूज़ करेगा। आप जान सकते हैं एक फरुक्का जो डैम है वो वेस्ट बंगाल में है, तो उस डैम पर पानी नियंत्रण जो है वो बहुत विवादों में रहा है कि बांग्लादेश हमेशा ये कहता है कि भारत जो है वो पानी ज़्यादा पोर्शन पानी का वो भारत यूज़ करता है, बांग्लादेश को कम मिलता है, जिससे उसकी इरिगेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। उसको मद्देनज़र रखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ये डिस्प्यूट्स रहे हैं, जिस पर एक डिस्प्यूट तीस्ता रिवर वाटर ये 30 साल का ये पैक्ट है, 30 साल की ट्रीटी है। तीस्ता रिवर वाटर, तीस्ता जो नदी है ये भी एक जिसे हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स और कंटेंशन के भारत और बांग्लादेश के बीच में रही है। तीस्ता वाटर रिवर और रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं जो बांग्लादेश म्यांमार से बांग्लादेश फिर बांग्लादेश से इंडिया, ये भी एक पॉइंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच जिसको समझना होगा। एंड थर्ड वन इज़ इलीगल माइग्रेंट्स, जो भारत में जो बांग्लादेशी हैं वो इलीगली भारत में घुस आते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बार आपको असम में ये बवाल देखने को मिला। हाल भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन जो उनका नाम हम जान लेते हैं, एक है मैत्री एक्सप्रेस और है बंधन एक्सप्रेस। ये प्लीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एंड ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2018 में आए, 2 किस शहर के बीच है, सिलीगुड़ी एंड परबातीपुर। ये डीजल सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो आप इस पिक्चर से आप सब परिचित होंगे। तो ये है महावीर सिंह फोगाट को प्रेसिडेंट चुना गया है MMA का। अब देख लेते हैं कुछ जो हमारे जो स्पोर्ट्स जितने की स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, स्पोर्ट्स हैं उनका एक फेडरेशन होता है, उनका एसोसिएशन होता है। तो उन सब के अध्यक्ष, उन सब के या तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन कौन से हैं, कुछ के नाम मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। बाकी डिटेल्स एक वीडियो इस पर अलग बन सकती है, पर अभी फ़िलहाल कुछ के ही मैं नाम आपको याद कराने की कोशिश बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एथलेटिक फेडरेशन के एडिली समरियावाला, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन संजय कपूर, एंड वॉलीबॉल प्रोफेसर अच्युता समंथा, एंड इंडियन टेनिस के हैं अनिल जैन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये है PT ऊषा, इम्पोर्टेंट। इंडिया नेशनल
एंटी डोपिंग ये है रितु सेन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। एंड BCCI ये है रोजर बिनी। तो ये कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन हम कह सकते हैं फेडरेशंस के। लार्जेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। तो ये हुई है आसाम में। हाइड्रोकार्बन इसकी जो लेंथ हम द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड हैज़ कंप्लीटेड द लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इन एशिया 24 इंच डायमीटर। मीन्स जो ये डायमीटर है इस पाइपलाइन की ये 24 इंच की ये पाइपलाइन है और इसकी लंबाई 4080 मीटर। दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ये दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट ये हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट है विश्व में। एंड कनेक्ट्स द रिवर आइसलैंड मजुली विद जोरहट इन आसाम। मजुली और जोरहट ये जो आइसलैंड है इनको कनेक्ट के बीच में ये पाइपलाइन है इन द वर्ल्ड। एंड कनेक्ट्स द रिवर आइसलैंड मजुली विद जोरहट। ये असम का सबसे बड़ा आइसलैंड भी है। तो ये मजुली एंड जोरहट इनके बीच ये पाइपलाइन बिछाई गई है। तो ये सक्सेसफुल डेवलपमेंट जो हम कह सकते हैं ये है। अब ये जान लेते हैं कि ये जो इंद्रधनुष गैस लिमिटेड जो है ये इंद्रधनुष ये इस काम में लगा हुआ है ये पाइपलाइन को बिछाने के लिए। ये एक वेंचर है। वेंचर मीन्स कि एक 5 जो भारत की ऑयल जो कंपनियां हैं उनका एक वेंचर, जैसे IOCL, ONGC, गेल, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक ग्रुप है। वो इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए किसके लिए, नेशनल गैस ग्रिड जो PM मोदी ने कल लॉन्च किया था, नेशनल गैस ग्रिड। नेशनल गैस ग्रिड के अंदर ये इंद्रधनुष गैस लिमिटेड ये क्या कर रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड है उसको सेंट्रल इंडिया जिसको बोल सकते हैं या नॉर्थ इंडिया, उस इंडिया जैसे आप ये मान लीजिए ये इंडिया है, थोड़ा ख़राब हो गया मैप लेकिन समझने के लिए आप देखिए जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इन सब इस पर्टिकुलर एरिया को गैस पाइपलाइन हमारे हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो सिलेंडर की जो वो हटाते जा रहे हैं और सबके घर में गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करिए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्थ ईस्ट में भी इस गैस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है ताकि ईजिली हर घर तक गैस पहुंच सके। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ इस नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने के लिए गैस पाइपलाइन के थ्रू ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उसके तहत किसके तहत, नेशनल गैस ग्रिड, जो कि नेशनल गैस ग्रिड इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड मदद कर रहा है जोड़ने के लिए नॉर्थ इंडिया को सेंट्रल इंडिया को नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड से। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि ये है क्या नेशनल गैस ग्रिड, और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम सब। तो नेशनल गैस ग्रिड जो है ये 33,774 किलोमीटर का भारत की सरकार ने ये प्लान रखा कि हम इतनी 33,774 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पूरे देश में बिछाएंगे, क्योंकि हमको मदद करेगा कि हर घर तक गैस अफोर्डेबल तरीके से पहुंच सके। उसके अंदर ही नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड जो जिसकी लंबाई होगी 1656 किलोमीटर, उसके तहत ये काम जारी है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ये 5 जो वेंचर कंपनियां हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए ये जो प्लान है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जान लेते हैं थोड़ा असम के बारे में आज की। असम
की कैपिटल हो जाती है दिसपुर। ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज बोडो। स्टेट एनिमल असम का हो जाता है वन हॉर्न राइनोज। स्टेट बर्ड हो जाती है वाइट बेंगल वुड डक। मेजर रिवर्स असम में पाई जाती हैं ब्रह्मपुत्र, मानस, सुभाश्री एंड सोनई। स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड। स्टेट ट्री होलोंग। फोक डांस बिहू और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया वहाँ के हैं। एंड जो ये सीएम है इनसे आप परिचित होंगे, नहीं है तो इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नमेरी और राजीव गांधी और नेशनल पार्क। वाटरवेज जो असम के अंदर हैं वो है वाटरवेज 2, वाटरवेज 6 जो सादिया से डुबरी ब्रह्मपुत्र के बीच है। नेशनल वाटरवेज 16, 18, 30 ये दियांग रिवर पर है, ये बेकी रिवर, ये बोराक और ये भी बोराक रिवर पर है। अब जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आसाम के अंदर। आसाम में एक इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं करंट अफेयर के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी नई चीज़ें और काफ़ी यूनिक चीज़ें वहाँ पर है। एक कामाख्या टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क बताया मैंने, पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूर्वा त्रिपुरा बालाजी टेम्पल एंड उम्मांड टेम्पल। आसाम किसके लिए फेमस है? टी के लिए और अपनी सिल्क के लिए। एंड लॉन्गेस्ट ब्रिज जैसे हाल फिलहाल में पिछले साल शायद इसका उद्घाटन हुआ था। लॉन्गेस्ट ब्रिज कहाँ पर है भारत का? वो है आसाम में। कहाँ से? ढोला से सादिया। ढोला है ये अरुणाचल प्रदेश में एंड ये पड़ेगा सादिया आपका है आसाम में। किस नदी पर है? लोहित नदी पर ये स्थित है। और आसाम में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो ये इम्पोर्टेंट, ये आसाम के गुवाहाटी में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसाम में है। तो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा आसाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। नेक्स्ट देख लेते हैं। Recently, Sydney Cricket Ground unveiled a gate named on 2 great batsmen. इनका ये होगा बोथ ऑफ दी सचिन तेंदुलकर ब्रायन लारा के नाम पर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2 गेट का शुभारंभ किया गया। ये आप जानते होंगे 24 अप्रैल को सचिन का जन्मदिन होता है। उस पर सचिन के नाम पर और ब्रायन लारा के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके नाम पर 2 गेट का शुभारंभ किया गया। ऑन मंडे यूज लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 50th उनका 50वां जन्मदिन था। सेलिब्रेट अनवील गेट्स एट द आइकॉनिक ऑस्ट्रेलियन वेन्यू दैट नेम्ड आफ्टर द इंडियन लीजेंड फेलो क्रिकेट ग्रेट ब्रायन लारा फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अभी शारजा में सचिन के नाम से एक स्टैंड भी एक स्टैंड का नाम सचिन के नाम पर रखा गया क्योंकि सचिन ने वहाँ पर एक बेहतरीन 1996 में एक लाजवाब पारी भी खेली थी जिसको हम डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में खेली थी शारजा में जिसको हम डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। Where did NATO organize the world largest cyber defense locked steel shield in April 23? अभी हाल फिलहाल में नाटो के द्वारा एक विश्व की सबसे बड़ी साइबर डिफेंस जिसका नाम है लॉक शील्ड वो ऑर्गेनाइज किया गया। वो है एस्टोनिया तालिन
के शहर एस्टोनिया के तालिन शहर में लॉक्ड सील इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। ये एक सबसे बड़ी साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। इसमें क्या था कि रियल टाइम डिफेंस, जैसे कि बोलते हैं कि रियल टाइम अटैक कराए गए, जिसको जो वहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनको रियल टाइम प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह से आप टैकल करोगे, वो सब बताया और उन्होंने वो फेस किया, वो रियल टाइम। Involved protecting computer system from real-time attacks and stimulating tactical and strategic decision in crucial situations। कि कैसे आपको अगर रियल टाइम अगर ऐसे अटैक इन द फ्यूचर होंगे तो आप कैसे उनको टैकल करोगे, कौन सी स्ट्रेटजीज आप अपनाओगे, किस तरीके से आप इन सब को हैंडल करोगे, वो वहाँ पर बताया गया। उन्होंने ये सब चीज़ें जो है फेस की। थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो क्या है। फॉर्म्ड इन 1949 विद द साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ 1949 में ये साइन हुआ, जिसकी शुरुआत हुई। नाटो जो है एक सिक्योरिटी अलाइंस है। कुछ 30 देश नाटो के अंदर आते हैं, वो एक आपस में एक अलाइंस बनाते हैं। फ्रॉम NATO fundamental goals to safeguard the alliance freedom and security by political and military means। फाउंडेड मेंबर्स जो थे 5 फाउंडेड मेंबर्स US, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में हो जाता है, बेल्जियम। एंड जो हाल फिलहाल में जो सबसे 31st जो है फिनलैंड ने अपना प्रपोजल दिया है, उसको एक्सेप्ट भी किया गया है, लेकिन अभी रेक्टिफिकेशन मतलब कि 2 टर्की एंड आई थिंक एक और है, वो अगर उसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो फाइनली जो है फिनलैंड 31st वो मेंबर हो जाएगा। बट अभी इस मंथ के बाद ये मालूम चलेगा कि वो रेक्टिफाई करते हैं या नहीं। लेकिन जो रीसेंट वन है वो 30वां मेंबर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया है। एंड इसके सिक्योरिटी जनरल होते हैं जेंस स्टोलनबर्ग। ये जान लेते हैं कि Daesh unveiled the world's second deepest blue hole at 900 feet। 900 फीट पर 900 फीट डीप एक ब्लू डीपेस्ट होल को खोजा गया है। वो कहाँ पर है? वो है मैक्सिको में। और सबसे जो ये सेकंड है, फर्स्ट जो मिल जाता है आपको चाइना के ये मिलेगा आपको साउथ चाइना सी। ये मिलेगा आपको साउथ चाइना सी में, जिसका नाम है ड्रैगन होल। ये वर्ल्ड का सेकंड है, तो ये फर्स्ट है। कौन सा? ड्रैगन होल। और यूएसए में आपको पता ही होगा कि मैरियाना ट्रेंच के नाम से आप ये एक मैरियाना ट्रेंच जो है ये यूएसए में। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ क्लोसल ब्लू होल। ह्यूज, क्लोसल मीन्स ह्यूज, colossal blue hole which has been confined to be the second deepest blue hole in the world off the coast of Yucatan Peninsula in Mexico। The giant underwater cavern is about 900 feet deep with 1,40,047 square feet of area। मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं कि मैक्सिको का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है लैटिन अमेरिका में, आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। और मैक्सिको कैपिटल हो जाती है मैक्सिको सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट हो जाते हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो कल था वर्ल्ड मलेरिया डे। देखिए मलेरिया जो है आप सबको पता ही होगा कि मलेरिया फैलता क्यों है।
कल था वर्ल्ड मलेरिया डे। एंड मलेरिया जो होता है वो फीमेल एडेनोफिलोस मादा मच्छर के काटने से होता है। और इस मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस 95% के लगभग जो केसेस हैं वो अफ्रीकन देशों में पाए जाते हैं। और अब तक 6,19,000 से भी ज़्यादा मौतें मलेरिया से हो चुके हैं। तो ये जो डिसीज़ है ये एक भारी भरकम जिसे कह सकते हैं वो डिसीज़ है, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। मलेरिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 25 अप्रैल to bring global to the efforts being made to bring an end to malaria and encourage action to reduce suffering and death from the disease. This year theme, इस साल की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। The first approved vaccine for malaria is RTS, is known by the brand name Moxcures. ये मलेरिया की वैक्सीन जो है उस पर काफ़ी लंबे समय से काम चला, लेकिन आज तक जिसे कहते हैं एफिकेसी नहीं आ पाई है उसको। तो WHO ने अभी तक किसी भी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी। लेकिन इस वैक्सीन की एफिकेसी GSK नाम कंपनी आपने सुना ही होगा, और कई सारे कोलैबोरेटर्स ने मिलकर ये एक वैक्सीन का निर्माण किया। तो WHO ने इसको मान्यता दी क्योंकि इसकी एफिकेसी और सब जो वैक्सीन है उनसे बेटर थी। 35 से 40% की इसकी एफिकेसी है, इसलिए इसको मान्यता मिली। भारत बायोटेक इंडिया में इसको 2029 तक का उनका प्लान है कि वो जो हैं वो काम इस वैक्सीन पर मिलकर करेंगे और इसको इंडिया में भी एप्लीकेबल जो है वो लगाने की कोशिश जारी रहेगी, भारत बायोटेक। तो भारत ने भी कुछ पहले कुछ जिसको बोल सकते हैं हम कुछ वादे नहीं, भारत ने भी कुछ लक्ष्य बनाए हैं, तो उनको जान लेते हैं हाँ कि वो क्या लक्ष्य हैं और वो कब तक अचीव करने। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्य भारत ने निर्धारित किए हैं, तो हम जान लेते हैं उनसे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। भारत ने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन ये 2070 तक करने का प्लान बनाया है। रेलवे नेट ज़ीरो ये 2030 तक। भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047 तक बनने का निर्णय लिया है। और टीबी ख़त्म करने का भारत ने निर्णय लिया है 2025 तक। और मलेरिया भारत ने ख़त्म करने का निर्णय लिया है 2030 तक। 2030 तक मलेरिया भारत ने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनका वास्ट और ये आप कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नहीं देखा तो कोई नहीं, ट्राई करेंगे कि देखिए कोई भी चीज़ जो है एकदम स्टार्ट नहीं होती, उसको टाइम लगता है चलने के लिए। तो मैं हमेशा मेरा ये रहा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ में शेयर कर सकूं और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के और बाकी जो भी बन सकते हैं करंट अफेयर के नहीं, बाकी जो GS के जनरल स्टडीज़ के वो भी आपको डीप में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो, उनका बैकग्राउंड क्लियर हो। रटने से देखिए, रटने से वन वर्ड तो कोई भी रट सकता है कि ये यहाँ हुआ, ये इसका ये हुआ, लेकिन पीछे का कारण भी आपको शायद पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम इस तरह का आ रहा है आजकल कि आपको अगर बैकग्राउंड नहीं पता है तो शायद
आपके चांसेस कम है एग्ज़ाम क्रैक करने के। तो आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए और आप एज ए नए पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों के अंदर जाना होगा। आप ऊपर से पढ़िए लेकिन उसको पढ़िए। तो इसी के साथ हम थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।